and the most merciful. My name is Sam Shahzad and I am here to teach you biology class first year. स्टूडेंट्स, कल हमने न्यूक्लिक एसिड्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हमने पढ़ी थी आरएनए और डीएनए के बारे में। लेकिन आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स का फर्स्ट पार्ट है डीएनए। इसको आज हमने इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करना है और बहुत सी बारीक जो इसमें चीज़ें हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। आपने ध्यान से इन चीज़ों को समझना और सुनना, इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको इसी लेक्चर के दौरान इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं डीएनए से। डीएनए के अंदर हमें स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई गई है कि डीएनए जो है वो एक हेरिडिटी मटेरियल है, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए। उसके बाद हमें ये बताया गया है कि लाइफ की एक सेल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी जो एक एक्टिविटीज़ हैं उसका कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल जो है वो डीएनए है। एक्टिविटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल का रिस्पॉन्सिबल जो है वो डीएनए है। डीएनए 4 न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनता है। वो कौन कौन सी हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसका नाम, उसको बढ़ाया गया नाम को। हम देखते हैं कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट एंड थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये 3-4 इसकी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इसके स्ट्रक्चर को बनाती हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करती हैं। किसकी मदद से कंबाइन करती हैं? फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेजेस। फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेजेस के तहत ये सारी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में यूनाइट करती हैं। फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेजेस के जरिए ये सारी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में यूनाइट करती हैं। जब ये यूनाइट करती हैं तो ये लॉन्ग चेन्स बनाती हैं। उन लॉन्ग चेन्स को हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। इसी में हम ये देखते हैं कि जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलती हैं तो हम उनको डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और जब 3 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलती हैं तो हम उनको ट्राइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। हमारे पास एक डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल दी गई है NAD। ये एक एग्जांपल है, हमें डाइन्यूक्लियोटाइड की बताई गई है। निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये आपने बहुत अहम एग्जांपल है, इसको याद रखना है। निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसकी एग्जांपल है। ये एक एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर काम करता है। ये हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड की एक एग्जांपल दी गई है कि जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिले तो हम उसको डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जब 3 मिले तो हम उसको ट्राइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये हमारे पास एक डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है NAD, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक एग्जांपल है हमारे पास इसकी। इसके बाद नेक्स्ट हमें एक चीज़ बताई गई है कि एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम है एरविन चरगाफ। इन्होंने कुछ डाटा हमें प्रोवाइड किया 1951 के अंदर, जिस डाटा के अंदर इन्होंने हमें रेशोज बताई मुख्तलिफ बेसिस की कि एक मॉलिक्यूल के अंदर मुख्तलिफ बेसिस जो हैं वो किस रेशो से प्रेजेंट होती हैं। ये हमें एरविन चरगाफ ने 1951 में बताया। उन्होंने हमें काफ़ी सारा डाटा प्रोवाइड किया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किस रेशो से बेसिस प्रेजेंट होती हैं, किसके अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर किस रेशो से बेसिस प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद 2 साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमें डिफ्रैक्शन के जरिए एक्स-रे की डिफ्रैक्शन करवा के एक चीज़ दी। क्या दिया उन्होंने हमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया। ये कौन से 2 साइंटिस्ट थे? फ्रैंकलिन एंड विल्किंस 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एक्स-रे की डिफ्रैक्शन करवा के स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया। इसके बाद फिर 2 साइंटिस्ट थे, इनका नाम था सर वाटसन एंड क्रिक। उन्होंने एक मॉडल दिया जिसका नाम था स्केल मॉडल ऑफ डीएनए। उन्होंने स्केल मॉडल ऑफ डीएनए दिया हमें। ये जो सारा डाटा हमारे पास साइंटिस्ट से इकट्ठा हुआ जिसके अंदर हमें रेशोज का पता चला, हमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मिला एक्स-रे की डिफ्रैक्शन से, हमें एक स्केल मॉडल ऑफ डीएनए दिया गया सर वाटसन एंड क्रिक की मदद से। इस सारी जो डाटा इकट्ठा हुआ, इस डाटा की मदद से हमें ये पता चला कि जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं डीएनए में वो एक दूसरे के ओपोजिटली प्रेजेंट हैं, एक दूसरे के साथ ओपोजिटली कंबाइन किए हुए हैं। उनके दरमियान वीक बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। उनका स्ट्रक्चर कैसा है? उनका स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, यानी ओपोजिट जो स्प्रिंग जैसे स्प्रिंग होता है इस तरह डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की फॉर्म है, जैसे 2 स्प्रिंग आपस में मिले हों।
डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उनका, और हमेशा उनकी उनकी जो एक दूसरे के अगेंस्ट उनकी डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल है एक दूसरे के। और उनके दरमियान जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो कैसे हैं, वो जो बेसिस है उनको जो कनेक्ट करेंगे वो कैसे करेंगे, एडेनिन थायामीन के साथ कनेक्ट कर रहा है और साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ कनेक्ट कर रहा है। एडेनिन थायामीन के साथ साइटोसिन गुआनिन के साथ कनेक्ट कर रही है। अब बॉन्ड्स उन्होंने बताया कि कैसे इनके दरमियान जो वीक बॉन्ड्स हैं वो कैसे प्रेजेंट हैं। एडेनिन और थायामीन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। उन्होंने हमें बॉन्ड्स का भी बताया कि इनके दरमियान कैसे कैसे बॉन्ड्स प्रेजेंट है और किस मिकदार में है। इसके बाद लास्ट में उन्होंने हमें एक और चीज भी बताई, वो ये बताया कि जो ये एक लेंथ है, इसकी एक साइड लेंथ, ये इसकी लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम्स। 34 एंगस्ट्रॉम्स इसकी लेंथ है, और एक जो लेंथ है ये वाली एक, उसके अंदर 10 बेस पेयर्स समा सकते हैं। इस एक लेंथ के अंदर 10 बेस पेयर्स समा सकते हैं, और 34 एंगस्ट्रॉम्स एक की लेंथ है। और एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, वो 1 सेंटीमीटर का करोड़वां हिस्सा होता है। 1 सेंटीमीटर का करोड़वां हिस्सा होता है, और इस एक की लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम, और इसके अंदर 10 बेस पेयर्स समा सकते हैं। इसके बाद हमें एक और चीज, बस एक दो चीजें जो और बताई गई, वो ये कि मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ मिकदार में डीएनए प्रेजेंट होता है। मुख्तलिफ जानदारों के अंदर मुख्तलिफ मिकदार में डीएनए प्रेजेंट होता है, क्योंकि डीएनए जो है उसकी अमाउंट डिपेंड करती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे। जितने क्रोमोसोम्स होंगे उसी मिकदार में डीएनए प्रेजेंट होगा। तो डीएनए क्रोमोसोम्स पे डिपेंडेंट है, और हमें पता है कि क्रोमोसोम्स मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ मिकदार में मौजूद होते हैं। और उसके बाद हमें एक लास्ट जो बात बताई गई है वो ये कि जर्म सेल्स के अंदर हाफ नंबर ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू सोमेटिक सेल। यानी जो जर्म सेल्स होते हैं जिनसे नस्ल आगे बढ़ती है, जो सेक्स सेल्स होते हैं, उनके अंदर डीएनए की अमाउंट हाफ है बनिस्बत के सोमेटिक सेल के। सोमेटिक सेल क्या है? सोमेटिक सेल बॉडी सेल होता है, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स को बनाते हैं, उनको हम सोमेटिक सेल कहते हैं। वो नंबर हाफ है जर्म सेल्स में बनिस्बत के सोमेटिक सेल्स के अंदर। तो ये था हमारा टॉपिक टोटल डीएनए का। इसके अंदर हमें ये जो एक स्ट्रक्चर बना के दिया गया है, ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दरमियान में तो बेसिस कनेक्ट हैं, और ये 5 और 3, इसकी डिटेल तो बहुत लंबी है, अगर हम इसकी डिटेल में जाएं वो आपके सिलेबस के साथ कनेक्ट नहीं है। आपने सिर्फ ये समझना है कि ये 5 और 3 जो है ये डायरेक्शन देते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को। ऑपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए ये प्राइम नंबर्स 5 और 3 यूज किए गए हैं, जो डायरेक्शन देते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को। ये बात यहाँ पे खत्म हुई। ये जो डायग्राम हमारी बुक में दी गई है, इसको सिर्फ आपने इस तरह समझना है कि हम शुरू से इस न्यूक्लिक एसिड के बारे में एक बात करते आ रहे हैं कि डीएनए किससे मिलकर बनता है? बेसिस, नाइट्रोजनियस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बनते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें यही चीज बताई गई है। ये आपने पेपर में बनाना भी है, और यहाँ पे भी आप इसको समझ सकते हैं। जो ये डी है ना, ये डी हमें इस स्ट्रक्चर में शो किया गया है, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। डीऑक्सीराइबोज शुगर है जो डीएनए के अंदर इस्तेमाल हुई है। ये आप देख रहे हैं थायामीन और एडेनिन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ये साथ इसके जो बैक बोन्स हैं जो इसको बनाती हैं वो क्या है? डीएनए के स्ट्रक्चर को राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। इस तरह ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। और आप बॉन्डिंग देख रहे हैं कि एडेनिन और थायामीन के दरमियान डबल बॉन्ड, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, ये लाइंस जो है वो दरमियान में शो कर रही हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, अगर आप ये बनाएंगे पेपर के अंदर तो इंशाल्लाह आपका नंबर नहीं कटेगा इस पूरे टॉपिक के अंदर। ये स्ट्रक्चर आपने अच्छी तरह समझ लेना है कि ये जो डी है ये रिप्रेजेंट करता है डीऑक्सीराइबोज शुगर को, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और पी जो है वो फॉस्फोरिक एसिड है, और साथ में है वो बेसिस जो है वो अटैच है, और नाइट्रोजनियस बेसिस की बॉन्डिंग आप देख रहे हैं कि किस तरह वो बॉन्ड शो किए गए हैं। तो ये था वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। इस तरह असल में ये उसका स्ट्रक्चर है, और ये आप एक दफा बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा।
ये था हमारा आज का टॉपिक डीएनए का। इसके अंदर जो टेबल्स दिए गए हैं उसके अंदर जो कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिसमें ह्यूमन का डाटा दिया गया और कुछ अहम चीज़ें हैं वो आपने याद करनी है वर्ड बाय वर्ड। उसकी जो क्वांटिटी है उसको आपने याद करना है, एक एक दो दो उसके अंदर से अहम है वो आपने याद करनी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ इस सारे टॉपिक में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।